रेजोनेंस एनर्जी। देखिए बच्चों, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इट इज द difference between the actual energy with the actual, और यहीं पर लिख दो एक्सपेरिमेंटल, with the it is the difference between the actual energy with the calculated energy of molecule or compound is known as resonance energy। फिर यहाँ पे एक वर्ड देख लेंगे, इसको थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो, थ्योरी के फॉर्म में निकलेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बन गया हमारा, तो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, बेटा एनर्जी बोलो एंथैल्पी बोलो, दोनों एक ही टर्म चलेंगे, एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन का। बेंजीन देखिए, तो बेंजीन का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कितना, देखो ऐसा बनेगा ना, यूं, और हर एक पे यहां हाइड्रोजन है, ऐसे हो गए। इसका मतलब अगर डेल्टा एच इसका टोटल निकालना है मान लो हमें, तो इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, इसमें 6 तुम्हारे होंगे CH बॉन्ड है, डेल्टा एच हमने लिख लिया, 3 तुम्हारे डेल्टा एच C डबल बॉन्ड C है, और 3 तुम्हारे हैं डेल्टा एच C सिंगल बॉन्ड C। तो इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें बेंजीन की नेट एनर्जी निकल जाएगी कि कितनी एनर्जी इसके अंदर होनी चाहिए। एक बार समझ में आ गई। अगली चीज क्या होती है बेटा, ये तो होगी भाई थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी तरफ से निकल गई कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यू बेटा डिफरेंट आती है। अब एक्सपेरिमेंटल कैसे करना उसको तुम्हें हेडेक नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है उसको तुम्हें हेडेक नहीं लेनी। मान लेते हैं एक्स वैल्यू कुछ आ रही है किलो जूल, और हमेशा ये होगा उसमें बेंजीन में होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल है बेटा थ्योरेटिकल से कम आएगा। मतलब एनर्जी इसमें होनी चाहिए, मान लेते हैं 400 किलो जूल, तो यहां पर कितनी एनर्जी आई होगी, मान लेते हैं कितनी आई, 350 आ गई। तो एनर्जी में डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 50 किलो जूल का। भाई होनी चाहिए 400, लेकिन एक्चुअल में कितनी है बेटा, 350। एग्जाम्पल ले ले, मान ले आप में से किसी बच्चे स्टूडेंट ने एग्जाम्पल ले लिया, आपके पास होने चाहिए 400 रुपए, आप घर से लेके निकले 400 रुपए, लेकिन जब आप स्कूल पहुंचे तो वहां पर मिले आपके पास 350 रुपए केवल। ये घर से निकलते समय और ये स्कूल की बात हो रही है यहां से। तो इसका मतलब बेटा क्या हो, 550 की लॉस हो गया ना आपका। वही जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसी को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो मतलब लॉस हो गया, तो रेजोनेंस एनर्जी का बेटा मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब एनर्जी सिस्टम से 50 किलो जूल एनर्जी का लॉस हो गया है, सिस्टम से थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, ठीक है। तो सिस्टम से बेटा 50 किलो जूल एनर्जी का लॉस हो गया है। अगर लॉस बेटा ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। इसका मतलब यहां पर जो आंसर आपका निकलेगा वो क्या होगा, 350 माइनस 400, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 50 किलो जूल, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा बेटा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बड़ा होगा आपका, मतलब सिस्टम से एनर्जी उतनी ज़्यादा निकली है और स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिल जाएगी। इसका कंक्लूजन बेटा क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये स्पीशीज जो भी लेना चाहो ले लेंगे, मॉलिक्यूल और स्पीशीज इज प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव से दिक्कत ना हो इसलिए हमने यहां मॉड लगा दिया। तो स्टेबिलिटी बेटा हम यहां से देख लेते हैं रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स की, इसलिए वहां पर बोलते हैं ना स्टेबिलिटी ज्यादा है, रेजोनेंस में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होता है बच्चों। स्टेप पहले वाले केस में 1:2 ऐड हो रहा है, दूसरे वाले 3:2 ऐड हो रहा है। तो 3:2 ऐड होने के लिए हमने एनर्जी निकाल दी, -32.7 × 3 आ गई। इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, लेकिन निकल कितनी रही है, -49.2। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बेटा दोनों में, इस वाली वैल्यू और इस वाली में, वही तुम्हें क्या देगा, रेजोनेंस एनर्जी का आंसर। और आंसर कितना आ गया, -48.9 किलो कैलोरी। तो ये हमारा -32.7 × 3 -49.2, तो आंसर आ जाएगा -48.9। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज्ड when 1 mole of hydrogen is added to the 1 mole of hydrogen is added to the unsaturated hydrocarbon is known as enthalpy of hydrogenation। हाइड्रोजनेशन, इसका सिंबल होगा डेल्टा एच, HO/DRO ऐसे लिख दो, चाहो तो पूरा लिख दो, हमें दिक्कत नहीं उससे कुछ। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो। नॉर्मली बेटा कैटलिस्ट होता है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एल्काइन ले सकते हो, पहले हाइड्रोजन ऐड करो, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर बेटा 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एथेन बन जाएगा, लेकिन वहां पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, फिर अलग हो जाएगी। तो बेटा वो क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, डायग्राम देखो कैसे होगा ये। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन दे रहेगा साइक्लोहेक्सीन के लिए, हेक्सीन मतलब एक डबल बॉन्ड जिसके अंदर हो। देखो ये साइक्लोहेक्सीन बनेगा सिंपल, साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया और बेंजीन हो गए। इसको देख लीजिए आप अच्छे से बेटा। साइक्लोहेक्सीन हमें बनाना है, साइक्लोहेक्सीन का मतलब बेटा क्या हुआ, C6H12 बनाना है, तो ये बनेगा कार्बन सॉलिड से और हाइड्रोजन गैस से। तो यहाँ पर 6H2 लिख दो बेटा, तो डेल्टा H बेटा यहाँ पर हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सीन, माइनस का 152 बेटा, बोलो नहीं, सुनो ध्यान से, किलोजूल पर मोल। अगला बेटा दे रखा है बेंजीन का फॉर्मेशन दे रखा है C6H6, लिक्विड स्टेटस की है और ये भी लिक्विड में ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा कार्बन सॉलिड, और यहां पर बेटा डेल्टा एच तुम्हारा दे रखा है प्लस का 49 किलोजूल पर मोल। अब देखो बेटा हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है बेंजीन के लिए, उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और दे रखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन दे रखा है माइनस का 119। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले इक्वेशन को देखो, नीचे को देखो, हम बेटा पहले वाली इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। क्या करते हैं,
पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दें और सेकंड वाले में ऐड कर दो। इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे बेटा रिवर्स इक्वेशन 1। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, C6H12 लिक्विड में कार्बन सॉलिड प्लस 6H2 गैस हो गया बेटा। हाँ बच्चों देखो, एक रिवर्स इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करने पे क्या होगा बेटा, C6H6 लिक्विड गिव्स कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 और यहाँ पर डेल्टा एच बेटा तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 49 किलो जूल। अगला देखो बेटा, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, कार्बन सॉलिड प्लस 6H2, तो ये मिलेगा तुम्हारा C6H12 लिक्विड। डेल्टा एच तुम्हारा है कितना आएगा, माइनस का 156 किलो जूल पर मोल। अब बेटा इन दोनों को ऐड करो जरा, तो C6H6 लिक्विड प्लस 3H2, बेटा कार्बन सॉलिड कट गया तो C6H12 लिक्विड हो गया बेटा। और यहाँ पर डेल्टा एच तुम्हारा दोनों का एडिशन हो जाएगा, माइनस का 49 माइनस का 156। बच्चों ध्यान दीजिए, साइक्लोहेक्सीन तुम्हारे पास ये है बच्चे, साइक्लोहेक्सीन, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। बेटा यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन का मतलब ये है कि इसमें 3 बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी दे रखी है, सो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फॉर बेंजीन कितना आएगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 119 इंटू 3। तो यहां पर ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल हो गया, नीचे वाला थ्योरेटिकल हो गया। तो रेजोनेंस एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी 152 माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी। तो बच्चों दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस का एक मिनट इसको, तो वो एक्सपेरिमेंटल कितना है 205 माइनस 357। और मेन इज हमें बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन को देखना है। अब उसको थ्योरेटिकल भी देख लेना है और एक्सपेरिमेंटल भी देख लेना है, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए और जितनी एनर्जी निकल रही है तो दोनों में अंतर होगा, तो वही जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बच्चों हमारा है, माइनस का 152 किलो जूल। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, फेज transformations and enthalpy involved in it। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एंथैल्पी इन्वॉल्व इन इट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, FUSION, इसका सिंबल बेटा होगा डेल्टा एच। ऐसे FUSION पूरा लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी required to convert 1 mole of solid into its liquid state, 1 mole of solid into its liquid state at a given temperature
is known as एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। टेम्परेचर बेटा फिक्स रहना चाहिए। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा H2O सॉलिड है, से H2O लिक्विड में जब आप जाएंगे तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन टेम्परेचर बेटा क्या रहना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। I2 सॉलिड मान लो, वैसे I2 सॉलिड सीधे क्या समझाते हैं, लेकिन मान लो I2 लिक्विड बन रहा है तो यहां पर भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा, अब यहां देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर निकालना है बेटा तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एल। थोड़ा ऊपर कर दे लो। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बेटा क्या होगा, एम इंटू एल ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर एल ऑफ फ्यूजन का मतलब बेटा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी बेटा अगर डेफिनेशन आप देखना चाहेंगे तो एल ऑफ फ्यूजन बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई मास। अगर बेटा मास तुम 1 ग्राम ले लो तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लेटेंट हीट की, लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is defined as the amount of enthalpy required तो डिस्कनेक्ट हो गई थी सर आप। latent heat of fusion is defined as the amount of enthalpy required to convert, देखो भूल गए क्या, latent heat of fusion is defined as the amount of enthalpy required to convert 1 gram of solid into its liquid state is known as, ये लेटेंट हीट तो ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया, कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट गिवन टेम्परेचर। ये बड़ा हमारा लेटेंट हीट का पूरा डेफिनेशन हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और, इसमें डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन हम लोग एन एल ऑफ फ्यूजन भी ले सकते हैं। यहां पर एन बेटा मोल्स हो जाएंगे और एल ऑफ फ्यूजन का मतलब बेटा क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन मोल्स। तो यहां पर इसकी यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल में, जबकि ऊपर बेटा यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, किलो जूल पर ग्राम में होगी। तो बेटा यूनिट्स को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपको एम इंटू एल लेना है या फिर एन इंटू एल लेना है, मतलब किलो जूल पर ग्राम निकालना है या फिर किलो जूल पर मोल निकालना है। किलो जूल लें या किलो कैलोरी लें, बात दोनों ही बराबर निकलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ वाइब्रेशन, इसका बेटा डेल्टा एच वीएपी ले सकते हैं या पूरा वाइब्रेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of liquid into its vapor state, ये gaseous state, 1 mole of liquid into its gaseous state at a given temperature is known as
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा 1 मोल सॉलिड से, सॉरी 1 मोल लिक्विड से कहाँ जाना है, 1 मोल गैस में जाना है। एग्जाम्पल ले सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है H2O लिक्विड लें। बेटा फ्यूजन में यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस कर लो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं एट द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O गैस बेटा देखेंगे, डेल्टा H वेपराइजेशन, इसकी वैल्यूज देखी जाएगी। और यहाँ पर बेटा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बस एग्जांपल है, 10.5 कैलोरीज है। बेटा छोड़ दो अभी, देख लेंगे इसको वैल्यू। यहाँ पर देखिए, अगर हमें लेटेंट रेट ऑफ वेपरेशन देखना है तो डेल्टा H ऑफ वेपरेशन बेटा क्या होता है, M इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। तो एल ऑफ वेपरेशन बेटा क्या होगा, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाई M। अगर बेटा मास को तुमने 1 ग्राम लिया तो ऑब्वियस सी बात है लेटेंट रेट ऑफ वेपरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर ग्राम ले लेंगे, या किलो जूल या किलो कैलोरी ले लेंगे। तो यहाँ पर लेटेंट रेट ऑफ वेपरेशन बेटा किसके बराबर बन जाएगा, डेल्टा H ऑफ वेपरेशन के बराबर आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या यहाँ पर बनेगी, बेटा सुनो, आपने 1 kg लिख दिया सर उधर। आप तो लिखिए यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is defined as the amount of heat और एंथैल्पी, कुछ भी लिख दो, amount of heat और एंथैल्पी required to convert 1 gram of liquid into its vapors। ये ऐसे बोलते हैं गैसेस फॉर्म। लिख लीजिए। अच्छा एक बात और यहाँ पे लिखिएगा, डेल्टा H VAP बेटा किसके बराबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू लेटेंट ऑफ वेपरेशन। यहाँ पर n तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इस केस में L ऑफ VAP की बेटा यूनिट क्या बन जाएगी, किलो जूल पर मोल बनेगी बेटा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखिए यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड, the amount of enthalpy required to convert 1 mole of solid into its gaseous state is known as एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और सिंबल फॉर्म में बेटा डेल्टा H SUB लिख सकते हो सब्लिमेशन के लिए। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे बेटा I2 सॉलिड है, इसको हीट करने पे डायरेक्टली क्या बन जाता है, I2 गैस। तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जा रहे हो तो यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। CO2 सॉलिड ले लो बेटा और गए आप CO2 गैस में, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। CO2 सॉलिड का नाम बेटा क्या होता है, ड्राई आइस।
ड्राई, हाँ। बेटा कैम्फर को बर्न करके भी क्या आप कर सकते, सब्लिमेट कर सकते हो। तो बेटा हमारा ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट क्या निकला है, डेल्टा एच सब्लिमेशन बेटा क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल बेटा होगा। सुनो केवल, डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, दोनों के सम के बराबर निकल आएगा। इंपॉर्टेंट केसेस फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशंस, बेटा यहाँ पर पहला केस लेते हैं, when temperature is constant and state is changing, ठीक है। तो यहां पर बेटा देन यूज लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट। मतलब बेटा क्या हुआ, अगर बेटा सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एच फ्यूजन आप बोल देंगे m इंटू एल ऑफ फ्यूजन। और दूसरा बेटा केस हमारा क्या है, यहां पर क्या हुआ, लिक्विड से अगर लिक्विड से गैस। बेटा चुप रहो, सुनो केवल, जब कुछ होगा हम पूछ लेंगे। डेल्टा एच वेपरेशन लेंगे बेटा m इंटू एल ऑफ वेपरेशन। चलिए, तो ये हमारा बेटा केस 1 पहला केस हो गया हमारा। तो जब बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट हो और स्टेट चेंज हो रही हो, तो वहां पर आपको लेटेंट हीट को लगाना है। और ये फॉर्मूला हमने ऊपर सीख लिए, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज तुम्हारा क्या होगा, 0। अब आगे सीखिए दूसरी चीज बेटा, व्हेन state is fixed या state is constant and temperature is changing, देखिए यहां पर एक खास बात आने वाली है। यहां पर बेटा क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। बच्चों समझिएगा, यहाँ पर m बेटा यहाँ पर मास है, c यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कुछ बच्चों के मन में आएगा सर यहाँ केल्विन लें कि डिग्री सेल्सियस लें, तो बच्चों हम कहें कुछ भी ले लो, तो डिफरेंस लोगे तो दोनों में आंसर क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी की बात करते हैं, सी के एक्चुअल में है, सी तुम्हारा हुआ बेटा डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। तो अगर बेटा हम मास को बेटा 1 ग्राम ले लें और डेल्टा टी बेटा मान लें 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा क्यू। तो यहाँ डेफिनेशन क्या बनी, देखिए इसको, specific heat capacity is defined as the energy or heat required to change the temperature by 1 degree Celsius for 1 ग्राम सब्सटेंस। इस बात ध्यान रखिएगा। अब बेटा यहीं पर एंथैल्पी बोलना है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। अगर CV या CP बोलना था तो CV मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिक्स कर दो। अगर CP निकालना है तो प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा आपको बच्चों। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बेटा हम वाटर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू सी ऑफ वाटर
इंटू डेल्टा टी, मतलब जिसके लिए बात कर रहे हैं, अगर आप गैस के लिए बात कर रहे हैं या सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड मतलब आइस के लिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू सी ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। कहने का मतलब अलग अलग स्टेट पे सी की वैल्यू बेटा क्या होगी, अलग अलग आएगी। कंपाउंड बदल दोगे तो भी स्पेसिफिक क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में मोल्स दे रखे हूँ तो ये जो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, तो यहाँ पर एन सी डेल्टा टी कर देना, नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा क्यू की यूनिट चेंज हो जाएगी आपकी। तो यूनिट से ही आपके बेटा कई सारे डिस्कशन हो जाएंगे इसके अंदर। बच्चों समझिए इस चीज़ को जो हम बता रहे हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस की आई से, मतलब H2 सॉलिड है बेटा। ये कन्वर्जन बेटा पहले हम लोग करेंगे इसमें माइनस, ये बेटा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में H2 सॉलिड बेटा जाओगे, फिर कन्वर्जन होगा 100 डिग्री सेल्सियस के, सॉरी देखिए बच्चों, पहले बेटा -3 डिग्री सेल्सियस H2 सॉलिड मतलब आइस से, पहले आप आइस में ही कन्वर्ट करेंगे बट केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर आइस से बेटा लिक्विड में जाएंगे, मतलब वाटर में जा रहे हैं आप। अब यहाँ पर टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस के, लिक्विड में रहेंगे, अभी भी वाटर बेटा रहेगा, और फिर स्टेट चेंज होगी। फिर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के आप वेपर्स में चले जाएंगे, H2O गैस। ठीक है, कन्वर्जन कैसे होगा फॉर्मूला हमने बेटा ऊपर सिखा रखे हैं। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, या डेल्टा एच लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी बेटा। डेल्टा Q1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर सी फॉर द आइस यूज करेंगे, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर देंगे। यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, डेल्टा क्यू ये बेटा बोलेंगे फ्यूजन, और ये हो जाएगा m इंटू एल ऑफ फ्यूजन लिखेंगे आप यहाँ पर। ये अगले में देखिए क्या होगा, डेल्टा Q3 बेटा निकालेंगे, ये डेल्टा Q2 तुम्हारा होगा एक तरीके से। Q3 तुम्हारा क्या होगा, अगेन बेटा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, C फॉर द वाटर, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा T, और यहाँ पर बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग, डेल्टा Q4 या डेल्टा Q वेपोरेशन इसी को बोल देंगे, और यही होगा m इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे इसको। अगर बेटा हम टोटल हीट निकालना चाहें, डेल्टा Q टोटल बेटा इन सभी का सम कर दो यूजिंग द हेस लॉ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू बेटा क्या है, डेल्टा Q फ्यूजन हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर ये किसके बराबर है, डेल्टा Q ऑफ वेपराइजेशन के बराबर आ जाएगा।